हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मनोविज्ञान के टेस्ट 4 पर। आज इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इससे पहले 3 टेस्ट आपने बहुत अच्छे से हल किए हैं, आंसर की भी अगर देखी हैं, वहाँ से कुछ फ़ायदा हुआ है आपका तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ प्रश्नों में समस्या है ज़रूर मैं खुद से नोट कर रहा हूँ, और जितने मॉडल पेपर 10 में से 10 मॉडल पेपर हल करने के बाद क्लास में एक पूरा आपका सेशन है जो इन सभी 10 मॉडल पेपर में जहाँ समस्या आई है उसको हल करने का रखेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत हमें ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से ज़्यादा वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा था, सही कर लिया होगा आपने, परस्पर संबंध का सिद्धांत। भाई वहाँ पर अगर औसत से ज़्यादा वृद्धि होगी तो यहाँ पर वो आगे रहेंगे जरूर ही। नेक्स्ट है, कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है? तो अनुशासनहीनता का एक कारण होता है भय। बाकी भी हैं जैसे क्रोध है, पीड़ा है, स्नेह। अपने गांव में तो इस तरह से माना जाता है कि ज़्यादा लाड प्यार है वो थोड़ा ऐसे, लेकिन यहाँ जो साइकोलॉजी में जिसको सही आंसर माना जाता है वो है भय। तो इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट है, जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? तो डिस्लेक्सिया में यूज होता है इसका यूज, जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल का। चौथा क्वेश्चन है अपना, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई हैं और जिनसे व्यक्ति गुजरता है। एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सा मनोसामाजिक संकट होता है? तो पहल बनाम शक्ति बनाम दोषिता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, ये ऑप्शन है जो किससे रिलेटेड है? प्रारंभिक बाल्यावस्था से। इनिशिएटिव पावर भी है, फिर वो थोड़ा सा दोषिता से ग्रसित रहता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है अपना, शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, ये तो पूरा नेगेटिव दे दिया है। तीसरा तो शिक्षण सादृश्यपूर्ण गतिविधि है। तो ये तीनों है जो शिक्षण से रिलेटेड सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृद्धियों का अर्जन करना है। क्रो एंड क्रो की बहुत फेमस परिभाषा है ये, तो ये आपका जरूरी सही हो गया होगा। तो 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे ने जो माना है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, वो यहाँ बात कर रहे हैं कि संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो रुचियां बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आवश्यकता भी, असुरक्षा नहीं आएगा, अभिवृद्धि वगैरह है उनका प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है वो है असुरक्षा। पास एलोंग टेस्ट का विकास किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था पास एलोंग टेस्ट। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? यूंग का है ये सामूहिक अचेतन संप्रत्यय। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व किसको कहा जाएगा? तो अंतर्मुखी ही आत्म केंद्रित होता है। कौन सा सूत्र सही है? तो परिपक्वता इंटू अधिगम इज इक्वल टू विकास, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षण में निम्नांकित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो एक लंबी कविता को याद करना है, वो टोरेंस के सृजनात्मक मापन परीक्षण से रिलेटेड नहीं है। बाकी को देखो असमान वस्तुओं का असामान्य उपयोग है, ठीक है, चित्र निर्माण, पूछो, अनुमान लगाओ, ये है जो सृजनात्मक से रिलेटेड हो सकते हैं। एडीएचडी अवधान विकृति कहा जाता है जिसको, एडीएचडी। नेक्स्ट है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को हम है जो अनुदैर्ध्य अध्ययन के रूप में जानते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? तो आत्म केंद्रण है वो बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न, क्योंकि आत्म केंद्रित अगर होगा तो वहां पर ये शब्द आ जाएगा सामाजिक के साथ, असामाजिक। नेक्स्ट है, सहकारी अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो दो या दो से अधिक छात्र समूह में काम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम सहकारी अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट है, कूडर परीक्षण अभिरुचि मापन के लिए होता है। वैसे ये कूडर परीक्षण का संबंध है वो अभिरुचि मापन के लिए अभिकल्पित है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का।
नेक्स्ट है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य विकास, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो यह कथन है जो आपको क्या बताता है, देखो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ शारीरिक विकास है जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। ऐसे कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, वो वाली बात हो गई है। और 21वां प्रश्न है विकास की दृष्टि से सही क्रम है। हमें यहाँ पर विकास की दृष्टि से जो सही क्रम है उसका पता लगाना है। तो आत्मीकरण है, फिर समायोजन है और लास्ट में अनुकूलन, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर। आगे है 22वां, गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मक विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प, यहाँ पर ये जो क्या है वो गलत आ रहा है, कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है। तो कंटिन्यूटी है, लोचनीयता को फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं हम, और एक तरीके से निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार, ये सारे शब्द हैं जो उन गुणों को अंकित करते हैं गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण करके और सृजनात्मकता और उन गुणों को साथ में रखा था। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। आगे 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है। 23वें प्रश्न में पूछा गया है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें जैसे पहला दे रखा है प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न है, फिर दूसरा है विषय वस्तु आधारित अगर कुछ है, या मुक्त। तो सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि हम अपनी तरफ से कोई मौलिक आंसर देते हैं, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ही वहाँ पर सृजनात्मक उत्तर होंगे, क्योंकि वहाँ पर आप पहले से बंधा बंधाया कोई जवाब नहीं देंगे, किसी का अनुकरण आप नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से मुक्त आंसर देंगे। नेक्स्ट है सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो गिलफोर्ड ने पहली बार है जो सृजनात्मकता और चिंतन के बारे में विचार दिया था। गिलफोर्ड का नाम यहाँ आता है। किशोरावस्था का बालक एक उलझे हुए धागे, सोलेमन है वो उलझे हुए धागे के रूप में आपने ट्रिक से याद भी कर रखा होगा, सोलेमन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है कितने माह का बालक शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। तो 18 से 24 माह है का बालक है वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करता है। और 27वां प्रश्न है आधारभूत भाषाई कौशलों के विकास की अवस्था किसको हम कह सकते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो क्या कहलाएगी, आधारभूत भाषाई कौशलों के विकास की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो अधिगम स्थानांतरण से रिलेटेड ये शब्द हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा मूल्यांकन श्रेणी क्रम का आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है योगात्मक मूल्यांकन। अब इसमें है क्या, श्रेणी क्रम का आधार प्रदान करता है, मतलब आप क्लासिफाइड कर देंगे कि ये ए ग्रुप का बच्चा है, ये बी का है या सी, इस तरह से उनका डिवाइडेशन हो जाएगा। आगे है संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, अल्बर्ट बांडुरा भी है और एडवर्ड टोलमैन भी है, यानी ए व बी दोनों। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी रुचियों, योग्यताओं, कौशलों से समान नहीं होते हैं, बिल्कुल जो पहला है वही इसका आंसर भी है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका किस रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक है जो सुगम करता है, उत्प्रेरक है, मोटिवेटर है। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। तो बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना यहाँ पर जो है उचित है। ऑप्शन वैसे सभी देखेंगे, जैसे छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, कक्षा को खेल के लिए भेजना, और कुछ समय के लिए हट गया है तो यहाँ ज़्यादा जो उचित लग रहा है वो है बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, ताकि वो वापस से ध्यान दे सकें। 34वां प्रश्न है पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने पहली बार भावात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा अपना चौथा, पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने पहली बार भावात्मक बुद्धि के बारे में बात की थी। 35वां क्वेश्चन है यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। कारणों को समझकर समस्या का निदान करेंगे, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर है। किसी कार्य की वह उच्चतम सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है उसको हम वास्तविक विकास का क्षेत्र कहेंगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पुनर्बलन अधिगम सिद्धांत में
पुनर्बलन के रूप हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्बलन, इसको डिवाइड करने वाले दो शब्द हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चरण के दौरान अधिकतर सृजनशील चिंतन घटित होता है। तो प्रदीपन के समय एकदम से जो पावलोव की अनुबंधन अनुसंधान व्यवस्था में सर्वाधिक तीव्र अनुबंधन निम्न में से घटित होता है। तो अल्प विलंबित अनुबंधन है, उसमें जो तीव्र अनुबंधन की संभावना रहती है। तो अल्प विलंबित अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन सही है। अल्पकालीन स्मृति में निम्नलिखित अवधि के लिए सूचना याद रहती है। तो जब भी आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर है जो 30 सेकंड से कम ये चीज मतलब कि कौन सा आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो केवल 2 किसमें लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो वो सही हो जाएगा 30 सेकंड। साधारण मानसिक मंदता वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि की सीमा है वो कौन सी रहेगी? तो 55 से 70 है, उसको हम साधारण मानसिक मंदता वाला कह सकते हैं, 55 से 70 को। नेक्स्ट है, एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थितियों में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती है। प्रायः सप्ताह में 3-4 बार बलात् उल्टी कर देती है। वह महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य हैं, उसका वजन भी सामान्य है। अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित से ग्रस्त है। तो बुलिमिया नर्वोसा एक होता है जहाँ पर ज़्यादा भोजन, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन की समस्या रहती है। तो आपको याद रखना है, अधिक भोजन और बेहिसाब भोजन आता है बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के बिग 5 फैक्टर में से नहीं है? मनस्तापिता या साइकोटिसिज्म जिसको हम कहते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, जिस प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर दिए जाते हैं उसको हम बंद प्रश्नावली कहते हैं, क्योंकि आप मुक्त नहीं कह सकते, मतलब कोई किसी तरह का और ऑप्शन ही नहीं होता, या तो यस या नो। एक शिक्षक छात्र को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तन करने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। बालक के विकास की पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है? मुझे लगता है कि 45वां जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत वो बालक है, यानी कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। NCF 2005 की विशेषता क्या है, ये पूछा गया है। 10 व 12 परीक्षा ऐच्छिक करो, सामाजिक न्याय, शांति, शिक्षा, 6 से 8, प्रतिदिन 1 घंटा होमवर्क भी होना चाहिए, तो सभी इसमें आ जाएंगे। 46वां पूछ रहा है कि कौन सा है वो सही नहीं है। तो शिक्षक के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। मोंटेसरी ने कहा था जुड़वा भाई उनमें एक ही आंख पूरी दूसरे की नीली है, बंद यमज के अंतर्गत आता। परिपक्वता का अर्थ क्षमता का विकास है। पूर्व बाल्यावस्था है जो 7 से 12 नहीं होती है, ये तो मुख्य बाल्यावस्था हो गई, उत्तर बाल्यावस्था हो गई। तो यहाँ जो चौथा है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका 2 समान गिलास प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती हैं, जिनमें से एक गिलास लंबा और चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है, पर बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कौन सी कठिनाई है, आपको ये पता चलना चाहिए। तो वो विकेंद्रीकरण की समस्या है, मतलब कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस बात पर कि वो जो मात्रा समान है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें एक गिलास की स्थिति ये मान सकते हैं और एक गिलास की स्थिति ये मानते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पर उसका जो स्तर है वो यहाँ तक आ रहा है, इसमें यहाँ तक आ रहा है, तो बालक हैं जो इसी को ज़्यादा बता देते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहे हैं, उनका जो माइंड है वो विकेंद्रित नहीं है। शिक्षक में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या बात है। तो पूरे साल भर की योजना सबसे पहले आपको बनानी है, उसके बाद आप जो अलग से योजनाएं बनाएंगे बाकी। चिंतन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, किसको आवश्यक माना जा सकता है? तो अगर आपके सामने कोई समस्या है तो चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रश्न शायद तक पहले भी आ गया है। बालक के अत्यधिक लाड प्यार देने की भावना से होने वाली क्षति है। बहुत ज़्यादा अगर लाड प्यार कर रहे हैं आप तो अधिक रक्षात्मक हो जाएगा वो, और भावनात्मक अकेलापन भी महसूस करेगा, यानी ए व बी दोनों इसमें आंसर हो जाएगा। 52वां है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, जो कि कौन सा ऑप्शन है अपना, ड्राइंग पेंटिंग है, बहुत परीक्षा में आ रहा अच्छे अंक। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, यानी आगे अगल बगल की बातें सोच लेता है कुल मिलाकर, तो सृजनात्मक शिक्षार्थी उसको माना जा सकता है।
53वां प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति जीवित रहता है। तो ये डार्विन की थ्योरी है, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखी होगी, उत्तरदायित्व जीविता वाला सिस्टम। 54वां है, गिलफोर्ड के SOI मॉडल में उत्पादों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले इकाई, फिर वर्ग, फिर संबंध, पद्धति, रूपांतरण और निहितार्थ। अब इसको याद रखना आपको ट्रिक बनाकर। एरिक्सन सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता से पहले एवं बाद में आता है। तो यहाँ जो सही आंसर है अपना चौथा ऑप्शन, मौलिक विश्वास बनाम अविश्वास और उत्कर्ष बनाम अपराध बोध, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता से पहले एवं बाद में आता है। तो पहले हो गया मौलिक विश्वास बनाम अविश्वास, और बाद में आ गया उत्कर्ष बनाम अपराध। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच पर्याप्त प्रशिक्षण, पर्याप्त शिक्षा और अच्छे आदर्श से निम्नलिखित हासिल होगा। तो उद्यमशीलता या सामर्थ्य, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगर एजुकेशन पर्याप्त है और अच्छे आदर्श हैं तो सामर्थ्य का विकास होगा, उद्यमशीलता का विकास होगा। कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण है वो विकसित कर सकता है। तो अगर खुद उस तरह का है, मतलब कि ईमानदार है अपने काम के प्रति और सद्गुण है वो अपने अंदर रखता है, तो निश्चित रूप से वो छात्रों को भी इनको विकसित करने का मौका दे सकता है। शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग करके लिए करता है, अनुकरण ही कहेंगे। शिशु भाषा को सर्वप्रथम क्या करके है जो उपयोग करता है, तो अनुकरण करके। बाकी सबको जैसे बोल रहे हैं देखता है, उसके आधार पर खुद भी यूज करता है। 59वां है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरण कौन सा है। तो जन्मजात अभिप्रेरण के अंतर्गत अगर हम कहें दिया तो निद्रा है, निंदा नहीं, निद्रा मतलब एक तरीके से नींद कह लो, नींद है वो जन्मजात अभिप्रेरण के अंतर्गत आएगी। 60वां है, यदि सूत्र में एल अधिगम को इंगित करता है तो EF व PF किसको इंगित करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये दोनों है जो वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक हैं, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है इसमें सही आ जाएगा। 61वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो तादात्म्य रक्षात्मक में आता है, क्षतिपूर्ति में आता है, औचित्य स्थापन में आता है। साहचर्य है जो रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह पूछा गया है। तो समुचित मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, देखो यहाँ पर है अपने पास में, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ओवरऑल आपको जो चीज नहीं आ रही है उसको सिखाना। 63वां है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होने चाहिए। तो यहाँ जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर जो क्वेश्चन है, वहाँ चलते हैं आगे। यहाँ पूछा गया है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, वो आकलन को सीमित कर देगा। अगर आप केवल शब्द जब भी आएगा तो फिर वो हमेशा कोई चीज है उसको सीमित करेगा। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से डाउन सिंड्रोम का संबंध है वो किस कारण से है। डाउन सिंड्रोम है वो किससे रिलेटेड है। तो ट्राइसोमी 21 इसको साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। युंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अवचेतन का सबसे गहरा और घना भाग है और उसमें जानवरों की सहज वृत्तियां होती हैं। छाया शब्द आएगा इसके लिए। यदि एक चूहा जो खाना प्राप्त करने के लिए एक बुलबुले अथवा रनवे में चलना करना सीख चुका हो कि अब रिक्त लक्ष्य स्थान स्तर पर रख दिया जाए तो पश्चातवर्ती प्रयासों में बुलबुले अथवा रनवे में चलना करना बंद कर देगा। यह है जो किसका द्योतक है। तो यहाँ पर जो अव्यक्त अधिगम है, यानी जिसको हमने व्यक्त नहीं किया है, वो इससे रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोम्स्की के सिद्धांत की विशेषता चाहिए है। चोम्स्की के सिद्धांत की विशेषता चाहिए इनको। भाषा का विकास 3 और 5 वर्ष की आयु के बीच में भाषा विकास, बच्चों द्वारा पुनर्बलन, बच्चों में भाषागत त्रुटियां, माता पिता आसपास के व्यक्तियों, बच्चों में जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। ऐसा कौन मानते थे, चोम्स्की मानते थे। विकेंद्रीकरण और पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रक्रियाओं की विशेषताओं के निम्नलिखित चरण हैं।
तो इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रचालन है वो तीसरा ऑप्शन है। विकेंद्रण और पुनरावर्ती सिद्धांत प्रक्रियाओं की विशेषताओं में प्रत्यक्ष और प्रचालन है वो आ जाएगा। 70वां प्रश्न है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है वो कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो इसमें विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है जो डिस्लेक्सिया को माना जाता है। सीखने की प्रोजेक्ट्स या योजना है विधि किस अवस्था के लिए सबसे बढ़िया रहती है? तो बाल्यावस्था के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी और किशोरावस्था सभी के लिए है जो उपयुक्त है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कार्य सूचक क्रियाओं में से कौन सी ज्ञानात्मक पक्ष से संबंध नहीं रखती है? तो परिभाषित करना, कथन करना, ये दोनों है जो ज्ञानात्मक पक्ष में आएगी। पहचान भी है। ग्रहण करना है वो ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड नहीं होगा, अर्थबोध के अंतर्गत आ जाएगा वो। एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि, प्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है। तो ये किस प्रकार का है? किस प्रकार ये उदाहरण है अंतःवैयक्तिक विभिन्नता का। व्यक्तिगत रूप से वो जो विभिन्नता है वो अंतःवैयक्तिक विभिन्नता कहलाएगी। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर सेग्यून बोर्ड परीक्षण निष्पादन था, भाटिया बैटरी निष्पादन था। आर्मी अल्फा परीक्षण है जो वाचिक में आता है, अवाचिक नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही युग्म नहीं है। विनय साइमन परीक्षण ठीक है, वाचिक में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? निर्मितवादी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यय स्कीमा है, ये विचार है जो निर्मितवादी विचार नहीं है, पहला ऑप्शन। 77 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को अपसारी चिंतन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, जैसे मित व्ययिता है वो है जो अपसारी चिंतन में शामिल नहीं होगी। प्रवाहिता, असाधारणता, विशिष्टता है जो इससे अलग है। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? तो प्रतिभावान आता है बिल्कुल। मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी आएंगे, शारीरिक रूप से अक्षम सभी आएंगे। कुल मिला के यहाँ जो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। 79 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत नहीं है? तो शब्द साचार्य है, वाक्य पूर्ति भी है, मानव बनाव भी है, वुडवर्थ डाटा शीट है वो प्रक्षेपी के अंतर्गत नहीं आएगी। वुडवर्थ ने है जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब उस समय अमेरिका में सैनिक भर्ती के लिए एक शीट बनाई थी जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप जो अपने आप को कैसा मतलब मजबूत महसूस करते हैं नहीं करते हैं, या इस तरह के जैसे आपको सपने जो परेशान करते नहीं करते, इस तरह की जो एक डाटा शीट बनाई थी। और उसको हम जो क्या कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको इंटरव्यू कह सकते हैं। इंटरव्यू शब्द हो सकता है या साक्षात्कार शब्द उसमें आ सकता है, तो वो प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। नंबर 80 है, गार्डनर के विचारों में अंतरिक्ष यात्री, समुद्र यात्री व कलाकार में बुद्धि उच्च मात्रा में होती है। तो किस प्रकार की बुद्धि उच्च मात्रा में होगी? तो यहाँ पर देखो, अंतरिक्ष यात्री इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर वो स्थान से रिलेटेड बात कर रहा है, समुद्र में भी स्थान आएगा। और कलाकार हैं तो भी दृष्टि या स्थानगत बुद्धि है वो उच्च मात्रा में होती है। 81 में है, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय स्थिति है? तो 81 में हो जाएगा संस्कृति एवं भाषा है वो सबसे नंबर 1 पे रहेगी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो कागज तो चाहिए, श्रव्य कैसेट बहुत बढ़िया रहेगा। गणित सिखाने के लिए अभी छोटे अक्षरों में छपी किताबों का कोई मतलब दृष्टिबाधित के लिए नहीं होता, यानी चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 83 में हमसे पूछा है, वृद्धि और विकास पर्यायवाची हैं, कभी भी नहीं है। वृद्धि है जो विकास का एक भाग होती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नांकित में से किसे बच्चों के चिंतन का एक प्रकार महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है? तो चिंतन में लैंग्वेज नहीं रहेगा, बाकी बच्चों में सिंबल, चिन्ह है और यानी कि साइन और प्ले है वो खेल है वो आएंगे।
85 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है, वो कौन सा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा कि परिणाम पाने के लिए व्यवहार वातावरण में क्रियाशील होता है। तो ये परिभाषा है वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। और नेक्स्ट 86 में हमसे पूछा गया है, टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली हिंसा हिंसक कार्यों में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से की जा सकती है, क्योंकि लोग वहां से देख के और उन चीज़ों को जो कॉपी कर सकते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकली ये दिमाग लगाकर और हिंसा ही बताते रहते हैं बच्चों को या कुछ जो भी हो आस पड़ोस वालों को, भले वो जानवरों पे की गई हो, ताकि वो आने वाले समय में और है जो हिंसक कार्यों में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ा सकें। 87 में पूछा गया है, जब एक नौकरी देने वाला अधिकारी नौकरी ढूंढने वाले व्यक्ति में एक विशेष योग्यता एवं ज्ञान जानना चाहता है तो कौन सा परीक्षण है जो उसे उपयोग करना चाहिए। तो अभी जैसे हम पढ़ते हैं ना मानसिक अभियोग्यता, इसका मतलब अभियोग्यता परीक्षण है वो उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है पराहम निर्देशित होता है, तो पराहम है वो नैतिकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है अपना वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। बालक के लिए के लिंग को निर्धारित कौन करता है, तो 89 में है। तो यहाँ वो आपने साइंस में थ्योरी पढ़ी होगी एक्स एक्स और एक्स वाई वाली, तो ये माता और ये पिता के गुणसूत्र होते हैं, तो एक्स वाई यानी कि लिंग निर्धारण का काम है वो पिता के जीन द्वारा होगा। यानी कि 89 में जो पहला प्रश्न मतलब पहला ऑप्शन है वो सही है। 90 नंबर पे है, कुछ बालकों को पढ़ने में कष्ट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। कौन बिना बोझ के शिक्षा से रिलेटेड है, तो प्रोफेसर यशपाल, एनसीएफ 2005 का है ये। एक विद्यार्थी को रात को 8 बजे एक मित्र की शादी की पार्टी में जाना है एवं उसी समय वह अपने पिता के साथ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदने जाना चाहता है, जैसे स्थिति उसे किस कार्य के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो दोनों चीजें बढ़िया है, यानी उपागम उपागम संघर्ष होगा। 93 में पूछा गया है कि कौन सी चीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, तो विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंशप्रत्ययों, ये तीनों हैं वो मूर्त संक्रियात्मक विशेषता में आते हैं, और संवेदनात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव है वो इसकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 26 में शिक्षक रिक्त भर्तियाँ रिक्त जो स्थान है उनको भरना है, 28 में जो ट्यूशन वगैरह है उनको बंद करना, तो ये भी सही है। फिर 3 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया की बात की गई है जो कि नहीं है। स्कूल स्थापित करने की बात की गई है। चौथा है 4 बच्चों में अधिकार संरक्षण की बात की गई है, तो कौन सा है जो सही नहीं है, तीसरा। ये तो आपको रटना ही है, आरटी 2009 का हर एक अध्याय हर एक जो धारा है वो आपको याद करनी पड़ेगी। 95 में पूछा गया है, छात्र अध्यापक में समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में आप किसके शिक्षण उपागम को अपनाएंगे। अब यहाँ पर आपको समस्या समाधान कौशल विकसित करना है तो आपको डीवी का जो उपागम है उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है। तो पहला है विकास केवल नहीं हो सकता, सतत प्रक्रिया नहीं है, गलत शब्द यूज किया है, और विकास की गति बालक बालिकाओं में एक समान नहीं होती है। तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक सही हो गया अपना, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब सबसे पहले सामान्य है फिर वो है जो विशेष की तरफ बढ़ेगा आगे। नेक्स्ट है समस्या मानसिक सामान्य मानसिक क्षमता तथा सृजनात्मकता में सहसंबंध किस प्रकार का होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य मानसिक क्षमता और सृजनात्मकता है वो बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं होती हैं, क्योंकि सामान्य मानसिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा सृजन नहीं कर सकती हैं, तो खास सीमा तक धनात्मक और उसके बाद ज़्यादा संबंध नहीं होगा। वैसे सामान्य है तो इसमें पॉजिटिव शब्द वैसे दिया गया है। समावेशीय शिक्षा का मतलब क्या है, तो इसमें समावेशी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आजकल स्पेशल बीएड स्पेशल एसटीसी भी नाम सुना होगा आपने। सामान्य और अपंग बच्चों के लिए एक समान शिक्षा है उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है देखो, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक व्यक्ति हैं तो कम जोखिम उच्च जोखिम अधिक
अधिकतम पुरस्कार मध्यम जोखिम में आ जाएंगे। उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले व्यक्ति कौन से कार्य का चुनाव करेंगे? मध्यम जोखिम वाले का। आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन पुरस्कार यह बतलाता है कि क्या बतलाता है? अभिप्रेरणात्मक क्रम बताता है कि आवश्यकता सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगी, फिर प्रणोद, फिर उसके बाद प्रोत्साहन, फिर पुरस्कार आपको प्रभावित करेगा। प्रभावित करने का परसेंटेज में ये एक तरीके से है जो अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा प्रभाव, उससे फिर कम, उससे फिर कम और उससे कम प्रभावित करने वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा समय है जो अभी अपने इन क्लासों का मतलब कि जो आंसर किए हैं उसका कम होता जा रहा है। इसमें 7-8 मिनट है जो और कम किए हैं। वैसे प्रश्न अगर इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार, अभी यहाँ 400 क्वेश्चन हो चुके हैं और 600 क्वेश्चन अभी आपको इस तरह से और देखना है, तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी बहुत समझ में आना शुरू होगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ओके, धन्यवाद।